कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि साहिब पे अटैक होता है। साहिब महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर होते हैं। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां इनकी बेटी पूर्णिमा भी आ जाती है, जो कि एक हाउस वाइफ और एक बच्चे की माँ होती है। और साहिब का बेटा आशीष भी आ जाता है, जो कि एक नंबर का ड्रग्स एडिक्टेड और लड़कियों का शौकीन होता है। यानी आप आशीष को अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कह सकते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिब को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं और वहीं जेतन काका भी आ जाते हैं। जेतन काका साहिब के वफादार साथी और बिजनेस पार्टनर होते हैं। साहिब का सारा बिजनेस वही देखते हैं। जेतन काका पूर्णिमा को कहते हैं कि बाहर मीडिया में तुम स्टेटमेंट दो, क्योंकि आशीष गुस्से का तेज है और वो वहां कुछ ऐसा बोल देगा जिससे पार्टी का नुकसान हो जाएगा। यहाँ पूर्णिमा की फ्रेंड लिपाक्षी को दिखाया जाता है, जो कि एक एक्ट्रेस होती है। वो साहिब का सुन के पूर्णिमा को फोन करती है और पूर्णिमा उससे मीडिया पे बोलने के लिए स्क्रिप्ट मांगती है। यहीं आशीष आ जाता है और पूर्णिमा पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम इस सब से दूर रहो। आशीष नहीं चाहता था कि उसके होते हुए पूर्णिमा मीडिया पे स्टेटमेंट दे। इसके बाद वसीम खान को दिखाया जाता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है और मुंबई से अंडरवर्ल्ड का खात्मा करने वाला भी वसीम खान ही होता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड के खिलाफ ऑपरेशन में वसीम के कुछ इनकाउंटर्स पर इस पे इंक्वायरी बैठती है और उसका केस अभी तक लटका होता है। वसीम साहिब के केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। फिर जगदीश जी को दिखाया जाता है, जो साहिब की पार्टी के सीएम होते हैं। वो डीसीपी को बुला के कहते हैं कि साहिब के केस की इन्वेस्टिगेशन वसीम खान के अलावा किसी को दो, क्योंकि वसीम खान के लिए दिल्ली वाले नहीं मान रहे। इसके बाद जेतन काका को वसीम के साथ दिखाया जाता है। वो भी वसीम को कहते हैं कि तुम साहिब के केस से दूर रहो, क्योंकि साहिब दिल्ली जाना चाहते थे। ये सुन के वसीम सैड हो जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि साहिब का ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, लेकिन साहिब कोमे में चले जाते हैं। इसी दौरान आशीष बाहर जाता है और मीडिया पे स्टेटमेंट देता है, लेकिन वहाँ रिपोर्टर्स के चुभते सवाल सुन के आशीष अपना टेम्परामेंट लूज कर देता है और माइक फेंक के वहाँ से चला जाता है। साहिब का ऑपरेशन कामयाब हो गया था, लेकिन उन्हें अभी भी जान का खतरा था। इसलिए साहिब को रातों रात हॉस्पिटल से घर शिफ्ट कर दिया जाता है। पूर्णिमा घर पहुंचती है तो वहां उसकी दोस्त लिपाक्षी आई होती है। पूर्णिमा उसे कहती है, मुझे कुछ दिन के लिए बाबा के घर जाना पड़ेगा। फिर वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि पूर्णिमा का बेटा अमित मोबाइल पे आशीष की वीडियो लगाता है, जहां वो मीडिया के सामने भड़क जाता है और उसे देख के वो सब लोग सैड हो जाते हैं। लिपाक्षी कहती है, अगर पूर्णिमा मीडिया में स्टेटमेंट देने जाती तो ऐसा ना होता, जिसमें पूर्णिमा का हस्बैंड कौशिक भी एग्री करता है। इसके बाद आशीष एक बिजनेस मीटिंग में एक बिजनेस पार्टनर का कत्ल कर देता है, क्योंकि वो आशीष की बात से एग्री नहीं कर रहा होता। और जेतन काका पूर्णिमा के पास जाते हैं, उसे सब बताते हैं और कहते हैं कि तुम ही हो जो अब साहिब की पॉलिटिक्स को बचा सकती हो। तुम्हें सियासत में आना होगा, वरना पार्टी नहीं चलेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि पूर्णिमा भाषण बहुत अच्छा देती थी और कॉलेज के इलेक्शन भी लड़ने वाली थी, लेकिन साहिब ने उसे रोक दिया था और फिर कुछ महीने बाद उसकी शादी करवा दी थी। फिर वसीम खान को दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ महर से मिलता है और उसे कहता है कि तुम घर वापस आ जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने डिपार्टमेंट की परवाह थी। जब तुम्हें लोग सलाम ठोकते थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई। आज जब डिपार्टमेंट तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरीज बिठा रहा है, तुम्हें मेरी याद आ गई। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और वो चली जाती है। इसके बाद वसीम एक रिपोर्टर लड़की से मिलता है और उसे बताता है कि 13 साल हो गए मुझ पे इंक्वायरी बैठी, लेकिन अब तक मेरी फाइल क्लियर नहीं हुई। इसके बाद डीसीपी को वसीम के साथ दिखाया जाता है। वो उसे कहता है कि साहिब के केस की इन्वेस्टिगेशन तुम ही करोगे, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं होगी, अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। फिर आशीष को दिखाया जाता है, जो जेतन काका पे गुस्सा होता है, क्योंकि वो समझ गया था कि पूर्णिमा को जेतन काका ही सपोर्ट कर रहा है। वो पूर्णिमा के पास जाता है और पूर्णिमा उसे समझाती है कि तुम जो भी करोगे मुझसे पूछ के करोगे, खुद से कुछ नहीं करोगे। इसके बाद पूर्णिमा अपनी दोस्त लिपाक्षी के घर जाती है और उसे आशीष की करतूतों के बारे में बताती है। लिपाक्षी पूछती है, अब तुम क्या करोगी, जिसमें पूर्णिमा कहती है, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। इसके बाद पूर्णिमा जेतन काका के साथ साहिब के सभी बिजनेस पार्टनर से मिलती है और उनसे अपने लिए सपोर्ट मांगती है और उन्हें समझाती है कि मुझसे गद्दारी नहीं करना, मैं ही पार्टी को आगे बढ़ाऊंगी। दूसरी तरफ आशीष वही ड्रग्स के नशे और लड़कियों के साथ लगा रहता है, लेकिन उसे भी पता होता है कि क्या चल रहा है। वो पूर्णिमा के हस्बैंड कौशिक से मिलता है और उसे धमकी देता है कि पूर्णिमा को समझाओ, वरना। और कौशिक ये सब पूर्णिमा को बता देता है। पूर्णिमा आशीष से मिलती है, उसे थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आज से तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और वसीम खान को दिखाया जाता है, जो साहिब के शूटर्स को पकड़ लेता है और जाके डीसीपी को बताता है, जिस पर डीसीपी वही सीएम वाली बातें दोहराता है। वसीम खान ये सब सुन के सैड हो जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं इन शूटर्स को भी पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। सीएम जगदीश को जब ये सब पता चलता है तो वो डीसीपी को सस्पेंड कर देता है। वसीम इसके बाद आशीष से मिलता है और उससे उन शूटर्स के बारे में बताता है। आशीष वसीम के साथ वहां उन शूटर्स के पास जाता है और वहां से पूर्णिमा को फोन करता है कि मैंने इन शूटर्स को पकड़ लिया और मैं इन्हें मारने वाला हूँ। पूर्णिमा उसे रोकती है। वो उसे कहती है कि तुमने कहा था तुम मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो नहीं रुकता और उन्हें शूट कर देता है। जेतन काका पूर्णिमा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आशीष में वो साहेब वाली बात नहीं है।
तुम्हें सियासत में आना होगा वरना पार्टी खत्म हो जाएगी। पूर्णिमा कहती है नहीं, मैंने आशीष को प्रॉमिस किया है, मैं इसके रास्ते में नहीं आऊंगी। चेतन काका कहते हैं तुमने आगे बढ़ के पार्टी को न संभाला तो साहिब का दिल्ली जाना खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि दिल्ली में हर कोई उस मर्डर के बारे में बात कर रहा है और पार्टी की हाईकमान को भी ये सब पता है। लेकिन आशीष को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद पूर्णिमा को लिपाक्षी के घर दिखाया जाता है, जहां पूर्णिमा लिपाक्षी को अपने भाई की करतूतों के बारे में बताती है। लिपाक्षी पूर्णिमा को कहती है तुम चाहती क्या हो, कॉलेज में तुम इलेक्शन से पीछे हट गई, अपने प्यार को छोड़ के एक ऐसे आदमी से शादी की जिसे तुम चाहती भी नहीं थी, शादी करके माँ और एक बोरिंग हाउसवाइफ बन गई। जिस पर पूर्णिमा कहती है मुझे वो सब कुछ इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं लड़की थी, और अब मैं वो सब कुछ करूंगी जो मैं करना चाहती थी। इसके बाद पूर्णिमा और लिपाक्षी फिजिकल हो जाती हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो दोनों लेस्बियन हैं और एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि पार्टी की एक रैली होने वाली होती है जिसमें आशीष भाषण देना चाहता था। पूर्णिमा उसे बहुत रोकती है लेकिन वो नहीं सुनता और पूर्णिमा उसे कहती है कि अच्छा ठीक है तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ पूर्णिमा अब खुल के खेलने का फैसला करती है। इधर रैली में आशीष स्टेज पे भाषण शुरू करने वाला होता है कि पूर्णिमा भी वहां स्टेज पे पहुंच जाती है। आशीष पूर्णिमा को देख के गुस्से से भड़क उठता है और रैली से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है कि एक शूटर फिर साहिब को कत्ल करने आता है, लेकिन साहिब के बेड पे वसीम खान लेटा होता है जो उस शूटर को कत्ल कर देता है। इसके बाद त्रिपाठी जी को पूर्णिमा के साथ दिखाया जाता है, जहां वो उसे कहते हैं कि पार्टी की हाईकमान को तुम्हारा भाषण बहुत पसंद आया है और अगर साहिब को होश नहीं आता तो वो उनकी जगह तुम्हें देखना चाहते हैं, आशीष को नहीं। इधर आशीष को ये सब पता चलता है और वो चेतन काका पे भड़क जाता है और कहता है कि चेतन काका की सपोर्ट के बगैर पूर्णिमा ये सब नहीं कर सकती थी, इस सब के पीछे चेतन काका है। इसके बाद आशीष गोदाम में जाता है और वहां चेतन काका को कत्ल कर देता है। ये सब होते हुए पुरुषोत्तम देख लेता है। पुरुषोत्तम चेतन काका का वफादार आदमी था और उसे वो सब पता था जो चेतन काका को पता होता है, लेकिन आशीष को इस बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो चेतन काका को मारने के बाद वो डायरी ढूंढ रहा होता है जिसमें चेतन काका ने सब हिसाब लिखा था, लेकिन उसे ये डायरी नहीं मिलती। इधर जब पूर्णिमा को पता चलता है कि आशीष ने चेतन काका को मार दिया है तो वो आशीष को खूब सुनाती है और आशीष भी उसे धमकी देता है और उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। यहाँ से इन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। इसके बाद आशीष को जब पुरुषोत्तम के बारे में पता चलता है तो वो उसे पकड़ के गोदाम में ले जाता है और उसे मारता है और पूछता है कि बताओ चेतन काका की डायरी किधर है। जिस पर पुरुषोत्तम ऐसे बिहेव करता है कि आशीष इससे तंग आ जाता है और कहता है कि इसे जाने दो, इसे कुछ नहीं पता। फिर दिखाया जाता है कि पूर्णिमा का बेटा अमित छुप के बाहर निकल जाता है, जिस पर पूर्णिमा बहुत डर जाती है और अमित को समझाती है कि आइंदा तुम सिक्योरिटी के बगैर बाहर नहीं निकलोगे। जिस पर पूर्णिमा का हस्बैंड कौशिक कहता है कि नहीं, हमें नॉर्मल लाइफ चाहिए, ये सब नहीं। जिस पर पूर्णिमा उसे समझाती है और वो भी मान जाता है। इसके बाद एक तरफ पूर्णिमा सबसे मिलती है और उन्हें अपनी सपोर्ट करने को कहती है, तो दूसरी तरफ रमनेश नाम का एक बिजनेसमैन आशीष से हाथ मिलाता है। फिर पुरुषोत्तम को ऑफिस में दिखाया जाता है जहां वो फाइल्स देख रहा होता है कि वहां उसे चेतन काका की डायरी मिल जाती है और वो डिसाइड करता है कि ये डायरी वो पूर्णिमा को देगा, लेकिन आशीष के डर से वो पूर्णिमा के पास जा ही नहीं पाता। वो डायरी अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद वसीम खान को डीसीपी के साथ दिखाया जाता है जो उसे बताता है कि साहिब पे अटैक सीएम जगदीश जी ने ही करवाया था। वसीम सीएम के पास जाता है और उसे ये सब बता के ब्लैकमेल करता है कि मुझे पार्टी टिकट दो, मैं इस नौकरी से तंग आ चुका हूँ। लेकिन सीएम ठहरा बड़ा खिलाड़ी, वो ब्लैकमेल नहीं होता और अब वसीम को समझ नहीं आ रही होती कि क्या करे। फिर पूर्णिमा सीएम से मिलती है और उसे अपनी सपोर्ट के लिए कहती है, जिस पर सीएम कहता है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। इसके बाद सीएम जगदीश आशीष से मिलता है और उसे बताता है कि साहिब को मारने का ऑर्डर मैंने ही दिया था, क्योंकि साहिब का ख्वाब था सीएम बनना और मेरा ख्वाब था दिल्ली जाना। लेकिन एक दिन अचानक साहिब ने प्लान चेंज कर दिया और कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा और तुम सीएम बनोगे। ये सब सुन के आशीष उसे मारने वाला होता है, लेकिन फिर उसे छोड़ देता है क्योंकि वो सीएम था और आशीष उसके साथ एक डील करता है। आशीष उसे कहता है कि अगर साहिब ना उठे तो वो सीएम बनेगा और तुम दिल्ली जाओगे, और अगर साहिब होश में आ गए तो वो दिल्ली जाएंगे और मैं सीएम बनूंगा। वसीम खान को इस सब का पता होता है, इसलिए इसके बाद आशीष उसे कत्ल करने के लिए गुंडे भेजता है। उन्हें वसीम तो नहीं मिलता, लेकिन वो उसकी वाइफ महर को कत्ल कर देते हैं। फिर वसीम अपनी बेटी को अपने दोस्त के पास छोड़ आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी बेटी भी इसकी बीवी की तरह उनका निशाना बन जाए। फिर पूर्णिमा की दोस्त लिपाक्षी को दिखाया जाता है जो दारू के नशे में धुत होती है और पूर्णिमा पे चिल्लाती है क्योंकि पूर्णिमा अब उसे टाइम नहीं दे रही थी, और पूर्णिमा उसे समझाती है कि हमें कुछ दिन अलग रहना पड़ेगा, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात मीडिया को पता चल गई तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगी। फिर वो पूर्णिमा को एक किस करती है और वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि पुरुषोत्तम आता है और पूर्णिमा को वो जयतन काका वाली काली डायरी देता है, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि इसमें क्या लिखा है। इधर वसीम खान आशीष को फोन करता है और उसे धमकी देता है कि मैं तुमसे अपनी वाइफ के कत्ल का बदला लूंगा। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है जब साहिब को होश आ जाता है और पूर्णिमा उनसे मिलकर खुश होती है। इसके बाद आशीष आता है और उसे मिलकर साहिब बहुत खुश होते हैं। ये सब देखकर पूर्णिमा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि साहिब शुरू से ही आशीष से ज्यादा प्यार करते थे। इसके बाद पूर्णिमा आशीष से मिलती है और उनकी सुलह हो जाती है क्योंकि जब तक साहिब जिंदा है वो दोनों सियासत में नहीं आएंगे।
इधर जब ये खबर मीडिया पे आती है कि साहिब को होश आ गया है, तो सबसे ज्यादा खुश लिपाक्षी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब पूर्णिमा सियासत नहीं करेगी और वापस उसके पास आ जाएगी। और कहीं ना कहीं पूर्णिमा का हस्बैंड कौशिक भी खुश होता है कि अब हमारी लाइफ नॉर्मल होने जा रही है। फिर इसके बाद सीएम जगदीश जी साहिब से मिलने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप पे अटैक मैंने ही करवाया था, और ये भी बताते हैं कि ये सब पता होने के बावजूद भी आशीष ने मुझसे डील की। ये सब जानने के बावजूद कि आशीष ने उनसे डील की, साहिब के जहन में बस एक ही सवाल था कि चेतन काका को किसने मारा है। फिर त्रिपाठी जी साहिब से मिलने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि चेतन काका को आशीष ने मारा था, और आपके कोमा में जाने के बाद पूर्णिमा ने जो रैली की थी वो बहुत ही शानदार थी। ये सुनने के बाद साहिब आशीष को बुलाते हैं और उसे मारते हैं कि उसी दौरान वो वहां से गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करने के बाद पूर्णिमा को बताता है कि साहिब के दोनों पांव पैरालाइज हो चुके हैं, वो अब चल नहीं सकेंगे। इसके बाद पूर्णिमा दोबारा सियासत में उतरने का फैसला करती है और कौशिक को भी बताती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, आजकल खून खराबा कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। फिर वसीम पूर्णिमा से मिलता है और उसे बताता है कि साहिब को मारने की सुपारी सीएम जगदीश जी ने दी थी, और साथ ये भी बताता है कि आशीष ने उसकी बीवी को मार दिया है। वसीम पूर्णिमा को कहता है कि तुम मुझे अपने साथ रख लो। अब क्योंकि साहिब चल नहीं सकते थे, इसलिए इन्हें अपनी पार्टी के लिए किसी को अपनी जगह अपना सियासी जानशीन चुनना था, और वो अपनी जगह आशीष को चुनते हैं। ये सब देखकर पूर्णिमा बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि मेरे साथ हमेशा ही ऐसा हुआ है, हमेशा बाबा मुझ पर आशीष को प्रेफर करते हैं, जबकि मैं आशीष से ज्यादा कैपेबल भी हूँ। इसके बाद पूर्णिमा वसीम को बुलाती है और उसे अपने साथ रख लेती है, क्योंकि वो अब ठान चुकी थी कि उसे सियासत करनी है, चाहे उसके बाबा की मर्जी हो या ना हो। लेकिन सियासत के लिए पैसे की जरूरत थी। फिर पूर्णिमा पुरुषोत्तम को बुलाती है और उससे चेतन काका वाली उस काली डायरी के बारे में पूछती है कि इसमें क्या है, जिस पर पुरुषोत्तम बताता है कि वो लोग बिजनेसमैन का ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते थे और उसका 25% कमीशन खुद रखते थे। लेकिन उस डायरी में उस पैसे का हिसाब है जो व्हाइट में कन्वर्ट नहीं हुआ, और हमारे पास लगभग 25,000 करोड़ मौजूद है। ये सब सुनकर पूर्णिमा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इसके बारे में साहिब, जेतन काका और पुरुषोत्तम के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता था। और ये पैसा कहाँ रखा है, इसके बारे में जेतन काका ने सिर्फ पुरुषोत्तम को बताया हुआ था। पूर्णिमा पुरुषोत्तम के साथ उस वेयर हाउस में जाती है जहाँ ये पैसा होता है, और वहां से 1,000 करोड़ निकाल के पार्टी के एमपीएस में बांट भी देती है, और बदले में उनसे अपनी सपोर्ट का वादा लेती है। फिर त्रिपाठी जी आते हैं और पूर्णिमा को कहते हैं कि अगर साहिब तुम्हें अपना सियासी जानशीन नहीं चुनते तो तुम पार्टी में नहीं आ सकती, और पार्टी भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इसके बाद फिर पूर्णिमा, वसीम और जगदीश मिलकर आशीष को एक जगह बुलाते हैं, जहां वसीम आशीष को ड्रग्स का इंजेक्शन लगा के मार देता है और अपना बदला ले लेता है। आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि आशीष की मौत ओवर ड्रग्स की वजह से हुई है। इसके बाद पूर्णिमा साहिब के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आपने हमेशा आशीष को मुझ पे प्रेफर किया और मुझे हमेशा आगे बढ़ने से रोका। फिर वो साहिब को उस ब्लैक मनी वाले गोदाम की वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करती है और उन्हें कहती है कि अगर आपने मुझे अपना सियासी जानशीन न चुना तो मैं ये वीडियो मीडिया में लीक कर दूंगी, और साथ ये भी बताती है कि वो सारा पैसा अब मेरे पास है। ये सब जानने के बाद साहिब के पास अब पूर्णिमा को अपना सियासी जानशीन चुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, और साहिब ना चाहते हुए भी पूर्णिमा को सबके सामने अपना सियासी जानशीन चुन लेते हैं, और यहीं ये पहला सीजन खत्म हो जाता है। कहानी की शुरुआत पूर्णिमा से होती है। वो महाराष्ट्र की सीएम होती है और 3 महीने बाद दोबारा इलेक्शन आने वाले होते हैं, और वो इलेक्शन जीत के दोबारा सीएम बनना चाहती है। ये आसान नहीं था, लेकिन पूर्णिमा भी हार मारने वाली नहीं थी। पूर्णिमा को अपने भाई आशीष का कत्ल बार बार याद आता है और वो एंटी डिप्रेशन पिल्स भी लेना स्टार्ट कर देती है। इधर साहिब भी पूर्णिमा के खिलाफ होते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा। वसीम खान भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पार्टी का टिकट मिलने वाला होता है, और पुरुषोत्तम की लाइफ भी कंप्लीट बदल जाती है। उसे पार्टी के ऑफिस में काम मिलता है और वो पूर्णिमा का वफादार और भरोसामंद आदमी बन जाता है। फिर महाराष्ट्र में ओवर ब्रिज गिर जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान जाती है, और पूर्णिमा पे मीडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद होती है। पूर्णिमा इस सब के बाद गुस्से में होती है और मीडिया को अवॉइड करने की कोशिश करती है। इधर जगदीश जी पूर्णिमा से मिलने आते हैं, जो कि बहुत डरे होते हैं, और वो उसे कहते हैं कि साहिब 3 महीने से खामोश है, उनकी खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा है। और पूर्णिमा भी कहती है कि 3 महीने से मेरी भी साहिब से कोई मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद पूर्णिमा वसीम से मिलती है और उसे कहती है कि इलेक्शन के बाद हम वो सारा ब्लैक मनी जला देंगे, और आशीष का सोच के परेशान होती है और कहती है कि आशीष के कत्ल की उसे बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसके बाद अन्ना को दिखाया जाता है, जो मीरा नाम की एक लड़की को पुरुषोत्तम को हनी ट्रैप करने भेजता है, ताकि वो पता चला सके कि इसका पैसा सेव है या नहीं, और अगर सेव है तो वो किधर है। सीजन 1 में जो 25,000 करोड़ ब्लैक मनी पूर्णिमा को गोदाम से मिलते हैं वो अन्ना के ही होते हैं, और उसने उन्हें व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए साहिब के पास भेजा होता है।
और दूसरी तरफ साहिब पूर्णिमा के बेटे अमित का ब्रेन वॉश करता है ताकि उसे पूर्णिमा के खिलाफ कर सके और वो उसमें कामयाब भी हो रहा होता है। फिर जगदीश जी को एक गुरु लड़की के साथ दिखाया जाता है और वहां में पता चलता है कि जगदीश जी अपनी गेम खेल रहे हैं और वो किसी के साथ भी लायल नहीं है और वो कभी भी पलटा खा सकते हैं। कहानी में आगे पूर्णिमा को दिखाया जाता है जो एक मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला करती है ताकि आने वाले इलेक्शन में इसकी पार्टी जीत सके। इसके बाद अरविंद को बिजनेसमैन रमनेश की बेटी तानिया के साथ दिखाया जाता है जिससे इसकी शादी होने वाली होती है। अरविंद मैका इंफ्रा कंपनी का ऑनर होता है और मैका इंफ्रा वही कंपनी है जिसने वो ओवरब्रिज बनाया था जो गिर गया था और इसका जिम्मेदार यही अरविंद होता है क्योंकि उसने पैसों के लिए स्ट्रक्चर पे कॉम्प्रोमाइज किया था। इसके बाद पूर्णिमा का हस्बैंड कौशिक पूर्णिमा को बताता है कि उनका बेटा अमित सिगरेट पीता है और पूर्णिमा को कहता है कि इसकी जिम्मेदार तुम हो क्योंकि तुम अमित को टाइम नहीं देती। पूर्णिमा ये सब जान के परेशान हो जाती है क्योंकि उसका बेटा बिल्कुल आशीष जैसा बनता जा रहा था। इसके बाद महेश को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि महेश बहुत अच्छा भाषण देता था और साहेब ने उसे अपनी पार्टी में भी शामिल किया था। लेकिन जब उन्हें पता चला था कि ये पूर्णिमा का बॉयफ्रेंड है तो उसे पार्टी से निकाल दिया था और पूर्णिमा की कौशिक से शादी करवा दी थी। इसके बाद रमनेश को पूर्णिमा के पीए के साथ दिखाया जाता है और वो उसे कहता है कि पूर्णिमा पे नजर रखो और उस पर दबाव डालो ताकि मेट्रो का प्रोजेक्ट मैका इंफ्रा को मिले क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट मैका इंफ्रा को ना मिला तो ये कंपनी खत्म हो जाएगी। रमनेश को सब पता होता है कि अरविंद किस तरह का आदमी है लेकिन वो फिर भी इसकी सपोर्ट करता है ताकि उसकी बेटी तानिया खुश रहे। फिर पूर्णिमा को दिखाया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर को कहती है कि मैका इंफ्रा के जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे उनके बारे में पता करो और मुझे रिपोर्ट करो कि क्या वाकई सारी गलती अरविंद की थी। इसके बाद साहिब को दिखाया जाता है जो अन्ना से मिलता है और उससे 500 करोड़ मांगता है जो अन्ना उसे दे देता है। ये अन्ना वही आदमी है जिसने एक लड़की मीरा को पुरुषोत्तम को हनी ट्रैप करने भेजा हुआ होता है। फिर पूर्णिमा को दिखाया जाता है जो तैयार होकर डिनर पे जाती है जहाँ उसने लिपाक्षी को बुलाया होता है। लिपाक्षी वहाँ अपनी दोस्त शिवानी के साथ आती है और पूर्णिमा को भी बहुत सुनाती है कि तुमने पॉलिटिक्स के लिए मुझे छोड़ दिया। इसके बाद लिपाक्षी पूर्णिमा के सामने शिवानी को किस करती है जो देख के पूर्णिमा को बुरा भी लगता है और उससे जेलसी भी फील होती है। कहानी में आगे साहिब वसीम खान को बुला के उस रिपोर्टर की वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उसको सब पता होता है कि जगदीश ने साहिब को मारने की सुपारी दी थी और आशीष ने ये जानते हुए भी जगदीश से डील की थी। और फिर वसीम को कहते हैं कि उसे वो सब पता है जो उसे नहीं पता होना चाहिए और फिर कहते हैं कि वो उसे मारने वाले हैं। वसीम उन्हें मना करता है लेकिन वो नहीं रुकते और उस रिपोर्टर का मर्डर हो जाता है। फिर पुरुषोत्तम को उस लड़की मीरा के साथ दिखाया जाता है जिसे अन्ना ने भेजा होता है। वो पुरुषोत्तम को ट्रैप कर लेती है और उससे ताल्लुकात भी बना लेती है। एक दिन वो बेड पे पुरुषोत्तम से उस पैसे के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, जिस पर पुरुषोत्तम कहता है कि पैसा तो है लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है। फिर रमनेश को दिखाया जाता है जिसको पूर्णिमा और लिपाक्षी की एक किस वाली फोटो मिलती है और वो उसे पूर्णिमा को दिखा के ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुमने अरविंद के ऊपर से इंक्वायरी खत्म ना की और मेट्रो का प्रोजेक्ट मैका इंफ्रा को ना दिया तो वो ये तस्वीर मीडिया में लीक कर देगा। फिर पूर्णिमा को ना चाहते हुए भी अरविंद को क्लीन चिट देनी पड़ती है और मेट्रो प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी देना पड़ता है। इसके बाद साहेब महेश से मिलने जाते हैं, वही महेश जो पूर्णिमा का बॉयफ्रेंड होता था और ये पता चलने पे साहेब ने उसे पार्टी से निकाल दिया था और उसे कहते हैं कि मुझे पूर्णिमा को हराने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इधर पूर्णिमा लिपाक्षी से मिलने जाती है और उसे कहती है कि मुझे सच बताओ क्या तुम वाकई शिवानी से प्यार करती हो, जिस पर लिपाक्षी कहती है मुझे प्यार नहीं कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे और तुम्हारा इंतजार करते करते मैं थक गई हूँ और पूर्णिमा को वहां से जाने का बोलती है। पूर्णिमा लिपाक्षी को सच में मिस कर रही होती है और वो लिपाक्षी को कहती है कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इलेक्शन के बाद सबके सामने खुद अनाउंस करूंगी कि मैं लेस्बियन हूँ। इधर अन्ना को साहिब के साथ दिखाया जाता है, वो साहिब को 500 करोड़ देता है और साथ कहता है कि मुझे अपने 2500 करोड़ का हिसाब चाहिए। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और साहिब महेश से मिलते हैं और उसे दूसरी पार्टी में सीएम का कैंडिडेट बनने को बोलते हैं और उसकी पैसों से सपोर्ट भी करने का बोलते हैं, जिस पर वो मान जाता है। इसके बाद साहिब अपोजिशन पार्टी से मिलते हैं और उन्हें महेश को सीएम का कैंडिडेट बनाने के लिए बोलते हैं और उन्हें कहते हैं कि सारा पैसा भी वो खुद खर्च करेंगे, जिस पर वो अपोजिशन पार्टी उनकी बात मान जाती है। साहेब अब अपनी बेटी को बर्बाद करने के मिशन पे निकल चुके थे। इसके बाद अचानक सोशल मीडिया पे महेश और पूर्णिमा की शादी की पिक्चर वायरल हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि पूर्णिमा ने महेश से छुप के शादी की थी और फिर जब साहेब को बताया तो साहेब ने पूर्णिमा को धमकी दी कि अगर तुमने महेश से किसी भी तरह का राब्ता या ताल्लुक रखा तो मैं महेश को कत्ल करवा दूंगा। इसलिए पूर्णिमा बगैर कुछ कहे महेश को छोड़ देती है और साहेब उसकी शादी कौशिक से करवा देते हैं। दूसरी तरफ महेश पूर्णिमा का इंतजार कर रहा होता है लेकिन वो उससे कोई कांटेक्ट
कांटेक्ट नहीं करती और फिर उसे मीडिया से पूर्णिमा की शादी की खबर मिलती है। कहानी में आगे पूर्णिमा को दिखाया जाता है जो सोचती है कि ये फोटो महेश ने 14 साल बाद लीक क्यों किया। इधर मीडिया महेश के पास पहुंच जाता है ये जानने के लिए कि फोटो रियल है या फेक, और महेश उन्हें बताता है कि ये फोटो रियल है और उसकी पूर्णिमा से शादी हुई थी। पूर्णिमा का बेटा महेश ये सब देखने के बाद पूर्णिमा के पास आता है और उससे पूछता है कि मेरा बाप कौन है, महेश या कौशिक। ये सुनकर पूर्णिमा गुस्से में आ जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। फिर मीरा को पुरुषोत्तम के साथ दिखाया जाता है। वो उसे कहती है कि पैसे किधर हैं ये बता दो क्योंकि मेरी जान खतरे में है। जिस पर पुरुषोत्तम कहता है कि अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी और मैं पूर्णिमा मैडम से गद्दारी नहीं कर सकता। इसके बाद जगदीश जी पूर्णिमा के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि ये तस्वीर साहेब ने ही लीक करवाई है और महेश को भी वही सपोर्ट कर रहे हैं और अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर महेश को सीएम का कैंडिडेट भी साहेब ने ही बनवाया है। ये जानने के बाद पूर्णिमा साहेब के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, शुरू से ही आप मुझ में और आशीष में फर्क करते आए हैं। जिस पर साहिब उसे बताते हैं कि जब तुम पैदा हुई मुझे एक साधु ने बताया था कि पूर्णिमा गायकवाड़ फैमिली का नाम रोशन करेगी, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई मुझे पता चला कि तुम मुझ पे नहीं हो, तुम बिल्कुल मुख्तलिफ हो, तुम हर वो काम करती हो जिससे मैं तुम्हें मना करता हूँ। ये सब जान के पूर्णिमा सैड हो जाती है और कहती है कि ये पता होता तो मैं आशीष को ना मारती, मैंने सोचा था आशीष के बाद मैं आपके करीब हो जाऊंगी। जिस पर साहिब उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा और पूर्णिमा साहिब को चैलेंज करती है कि मैं आपको दोबारा सीएम बन के दिखाऊंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि पूरे शहर में पूर्णिमा और महेश की शादी की तस्वीर को लेके बातें हो रही हैं। फिर पूर्णिमा महेश को टीवी शो में लाइव डिबेट का चैलेंज देती है। साहिब महेश को शो में जाने से रोकते हैं लेकिन महेश फिर भी शो में चला जाता है। वहाँ पूर्णिमा लाइव शो में वो सब बता देती है कि उसने महेश को क्यों छोड़ा था और साहिब ने उसे क्या धमकियां दी थी। ये सब जानने के बाद महेश सैड हो जाता है। पूर्णिमा अपना मुद्दा इस अंदाज में बयान करती है कि जनता को भी इस पे यकीन आ जाता है। इधर पूर्णिमा के बेटे अमित को साहिब के साथ दिखाया जाता है जो पूर्णिमा के इस इंटरव्यू के बाद भी उस पर यकीन नहीं कर रहा होता और वो साहिब के पास शिफ्ट हो जाता है। साहिब अमित को आशीष के कमरे में छोड़ते हैं क्योंकि साहिब अमित को आशीष की तरह बनाना चाहते थे। इसके बाद पुरुषोत्तम को वसीम खान के साथ दिखाया जाता है जहां पुरुषोत्तम वसीम खान को मीरा के बारे में सब बताता है और वसीम खान उसे कहता है कि तुम मीरा को पार्टी ऑफिस में बुलाओ, मैं उसके मसले का कोई हल निकालूंगा। इधर मीरा पुरुषोत्तम को एक फ्लैट में मिलने के लिए बुलाती है और वहां उसे अन्ना के आदमियों के हवाले कर देती है जो उसे पकड़ के अन्ना के पास ले जाते हैं और अन्ना पुरुषोत्तम से पैसों के बारे में पूछता है और उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है लेकिन पुरुषोत्तम कुछ भी नहीं बताता। इधर वसीम खान पूर्णिमा से मिलता है और उसे पुरुषोत्तम के बारे में बताता है। पूर्णिमा अन्ना को फोन करती है और उससे डील करती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लुटा दूंगी लेकिन इसके बदले मुझे पुरुषोत्तम जिंदा वापस चाहिए। इसके बाद साहिब पूर्णिमा को फोन करके ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो अमित मेरे पास ही है और उसे महेश के पास भेजते हैं कि जाओ और उसे अपोजिशन पार्टी में वापस आने और सीएम का कैंडिडेट बनने के लिए मनवाओ। पूर्णिमा महेश के पास जाती है और उसे सब बताती है जिस पर महेश कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे पापा ब्लैकमेल ना करते तो तुम यहाँ ना आती। जिस पर पूर्णिमा कहती है नहीं मैं फिर भी तुमसे मिलने आती और फिर वो एक दूसरे से सॉरी करते हैं। इधर वसीम को दिखाया जाता है जो इन्वेस्टिगेट करता है और उसे पता चलता है कि शहर में कुछ गलत होने वाला है और साथ ही एक राशिद नाम के लड़के को समझाता है कि वो गलत धंधों में ना फंसे। इसके बाद पूर्णिमा अपने बेटे अमित को लेने जाती है जो उसके साथ आने से मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इधर कौशिक पूर्णिमा से मिलने आता है और पूर्णिमा उसे अमित के बारे में सब बताती है। कौशिक पूर्णिमा से डाइवोर्स के लिए बोलता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती और मैं इस सब से अब तंग आ चुका हूँ। पूर्णिमा कौशिक को कहती है कि इलेक्शन होने दो, इसके बाद डाइवोर्स पेपर साइन कर दूंगी और साथ ही उसे कहती है कि अमित को तुम अपने पास रखना क्योंकि मैं नहीं चाहती वो बाबा के साथ रहे और बिल्कुल आशीष की तरह बन जाए। इसके बाद रमनेश पूर्णिमा को कॉल करता है और उससे पिक्चर के बारे में याद दिलाता है और साथ ही मेट्रो के प्रोजेक्ट के बारे में भी जिस पर पूर्णिमा ना चाहते हुए भी मेट्रो का वो कॉन्ट्रैक्ट मैका इंफ्रा को दे देती है। फिर रमनेश की बेटी तानिया को दिखाया जाता है जिसे अरविंद के बारे में सब पता चल जाता है कि इसने चंद पैसों के लिए ब्रिज की क्वालिटी को कम्प्रोमाइज किया और हजारों लोग ब्रिज गिरने की वजह से मर गए तो वो उससे रिश्ता तोड़ देती है। इसके बाद तानिया अपने बाबा रमनेश से मिलती है और उसे कहती है कि अरविंद को सपोर्ट ना करें और साथ ही उससे पूछती है कि आपने पूर्णिमा को ये प्रोजेक्ट मैका इंफ्रा को देने पर राजी कैसे किया। जिस पर वो उसे बताता है कि पूर्णिमा लेस्बियन है और उसकी ये कमजोरी मेरे हाथ लग गई थी। इसी पर वो ब्लैकमेल हुई और मान गई। ये सब जानने के बाद तानिया अपने बाबा से प्रॉमिस लेती है कि वो अब ऐसा नहीं करेंगे और पूर्णिमा को ब्लैकमेल भी नहीं करेंगे। कहानी में आगे मेट्रो प्रोजेक्ट के इफ्तिताह की तैयारियां हो रही होती है और साहिब वहाँ दंगे फसाद करवाने का प्लान करते हैं ताकि लोग पूर्णिमा और मेट्रो प्रोजेक्ट को भूल जाएं और इन दंगों की वजह से पूर्णिमा को बुरा भला कहें। साथ ही साहिब जगदीश जी को फंसा के उसकी जगह अमित को सियासत में लाने का प्लान बनाते हैं।
इसके बाद कौशिक अपने बेटे अमित से मिलने जाता है और उसे समझाता है कि हर बात में अपनी माँ को कसूरवार नहीं समझो, और साथ ये भी बताता है कि साहिब की हर बात पे विश्वास मत करो, उनकी हर बात ठीक नहीं होती। पूर्णिमा इलेक्शन जीत जाएगी, जिस पर अमित समझ जाता है और अपनी माँ के लिए दिल से नफरत मिटा देता है। इसके बाद साहिब के प्लान के मुताबिक शहर में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। मीडिया पूर्णिमा के खिलाफ हो जाता है और पूर्णिमा सबको शांत रहने का बोलती है। इधर जगदीश जी पूर्णिमा से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि वो साहिब से मिल गए हैं और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसके बाद अन्ना मुंबई आता है और पूर्णिमा से मिलता है। पूर्णिमा उससे पैसे के बारे में बता देती है, लेकिन जब वो पुरुषोत्तम की हालत देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वसीम खान को कहती है कि अन्ना को यहाँ से वापस भेज दो। ये सुनकर अन्ना गुस्से में आता है और पुरुषोत्तम को कत्ल कर देता है। इस पर पूर्णिमा वसीम को उसे मारने का बोलती है। वसीम खान उसे कत्ल तो नहीं कर पाता, लेकिन उसे बहुत बुरी सजा देता है। वो उसके सामने उसके सारे पैसों को आग लगा देता है। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है और दिखाया जाता है कि साहिब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन उसका अभी किसी को भी पता नहीं होता। इसके बाद रमनेश की बेटी तानिया पूर्णिमा से मिलने आती है और उसे बताती है कि इसके पापा अब उसे ब्लैकमेल नहीं करेंगे और वो मैका इंफ्रा के खिलाफ इंक्वायरी रीओपन कर सकती है, और साथ ये भी बताती है कि आपका पीए मेरे पापा के लिए काम करता है। पूर्णिमा को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये सारी बातें तानिया उसे क्यों बता रही है, जिस पर तानिया उसे बताती है कि आपने पॉलिटिक्स में जान डाल दी है, इसलिए आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर पूर्णिमा मेट्रो प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखने जा रही होती है और रैली की तैयारियां हो रही होती हैं कि वहीं वसीम खान को रिपोर्ट मिलती है कि रैली में बम ब्लास्ट होने वाला है। वसीम उस गैंग को पकड़ लेता है, लेकिन उस गैंग में एक लड़का जिसका नाम राशिद होता है वो गायब होता है। वसीम एक ऑफिसर को उसके घर भेजता है, जहां राशिद की माँ उस ऑफिसर को बताती है कि इसका बाप भी दंगू में मारा गया था। और फिर वो ऑफिसर राशिद का रूम चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि वो अपने बाप का कातिल साहिब को समझता है और आज वो पूर्णिमा गायकवाड़ को मारने के लिए निकला है। ये सब पता चलने के बाद वसीम खान पूर्णिमा को बचा लेता है, लेकिन वहां जो बम ब्लास्ट होता है उसमें हजारों लोग मर जाते हैं। और वहीं उस रैली में पूर्णिमा का बेटा अमित भी आया होता है पूर्णिमा को सरप्राइज देने, और उस बम ब्लास्ट में वो भी मारा जाता है। ये सब जानने के बाद पूर्णिमा बिल्कुल खामोश हो जाती है और उसके बाद जो इलेक्शन होते हैं वो भी पूर्णिमा जीत जाती है और दोबारा सीएम बन जाती है। लेकिन 3 महीने से सीएम ऑफिस खाली होता है और किसी को नहीं पता होता कि पूर्णिमा कहाँ है। यही ये दूसरा सीजन भी खत्म हो जाता है। सीजन 3 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि उस बम ब्लास्ट के बाद पूर्णिमा 3 महीने से महाराष्ट्र से गायब होती है। पूर्णिमा गोवा में थी और फिर वहां से भी अचानक गायब हो जाती है और पूर्णिमा की गायब होने की खबर सुन के साहिब परेशान हो जाते हैं। इसके बाद साहिब वसीम खान को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम पूर्णिमा को ढूंढ लो तो मैं तुम्हें ड्रग्स टास्क फोर्स में अहम पोजीशन दूंगा। वसीम खान पूर्णिमा का बहुत क्लोज फ्रेंड होता है। वसीम खान पूर्णिमा को ढूंढने में लग जाता है, तभी उसे खबर मिलती है कि पूर्णिमा बैंकॉक में है। ये जानने के बाद वसीम खान बैंकॉक चला जाता है और वहाँ अपने एक पठान दोस्त से मिलता है और उसे सब बताता है। और फिर उसकी मदद से वसीम खान पूर्णिमा को ढूंढ निकालता है। उसको ढूंढने के बाद पूर्णिमा और वसीम खान एक जगह पे रुक जाते हैं। अमित की मौत के बाद पूर्णिमा सख्त सदमे में चली जाती है और वो शराब पीना शुरू कर देती है। पूर्णिमा बैंकॉक में हर उस जगह पे जाती है जहां वो अमित के साथ घूमने गई थी। पूर्णिमा वहां एक क्लब में जाती है और वसीम खान भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। वसीम खान पूर्णिमा को बहुत समझाता है वापस चलने के लिए और बिलाखिर पूर्णिमा वापस जाने पे मान जाती है। इधर साहिब को भी समझ आ जाती है कि अब गायकवाड़ फैमिली में सिर्फ पूर्णिमा ही बची है और वही गायकवाड़ फैमिली का फ्यूचर है और पूर्णिमा ही वो आखिरी गायकवाड़ है जो उनकी पॉलिटिक्स को आगे ले जा सकती है। ये सब सोचने के बाद साहिब पूर्णिमा को माफ कर देते हैं और उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। इधर वसीम खान पूर्णिमा को लेकर इंडिया आता है और साहिब आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन पूर्णिमा साहिब की तरफ देखती भी नहीं और आगे चली जाती है। घर आने के बाद पूर्णिमा घर में बैठी होती है। वहां साहिब आते हैं और पूर्णिमा से माफी मांगते हैं, लेकिन पूर्णिमा उन्हें माफ नहीं करती और वहां से चली जाती है। इसके बाद जगदीश जी आते हैं और पूर्णिमा को बताते हैं कि अमित की याद में हमने एक पार्क बनाया है, तुम हमारे साथ चलो और उस पार्क का इफ्तिताह करो। पूर्णिमा उनके साथ जाती है और वहां बहुत सारे बच्चे आए होते हैं, जिन्हें देख के पूर्णिमा को अमित के बम ब्लास्ट में मरने वाला सीन याद आ जाता है, जिस पर वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो वहां से घर चली जाती है। वहीं साहिब को दिखाया जाता है जो फिर पूर्णिमा के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। यहाँ पूर्णिमा साहिब को माफ कर देती है और उनसे भी माफी मांगती है। साथ उन्हें कहती है कि मैंने आपसे आपका बेटा छीना था, शायद भगवान ने मुझे इसकी सजा दी है। भगवान ने मेरे भी बेटे को मुझसे छीन लिया है, मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और साथ मिलकर चलने का फैसला करते हैं। इसके बाद साहिब पूर्णिमा के हस्बैंड कौशिक से मिलने जाते हैं और कौशिक उन्हें कहता है कि मेरा आपसे और गायकवाड़ फैमिली से अब कोई ताल्लुक नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं प्लीज। और साहिब वहां से निकल जाते हैं।
इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि अपोजिशन पार्टी की लीडर वीबा नामी लड़की से साहिब का चक्कर होता था। साहिब उससे प्यार करते थे लेकिन बाद साहिब ने उसे छोड़ दिया था। और अब दोबारा साहिब और वीबा की बात हो रही होती है, लेकिन इस बार वीबा साहिब से फ्लर्ट कर रही होती है और उनसे बदला ले रही होती है। वीबा एक न्यूज़ चैनल के ऑनर से भी मिलती है और उन्हें साहिब की सारी खबरें भी देती है। इसके बाद कहानी में आगे दिखाया जाता है कि वीबा उस न्यूज़ चैनल के ऑनर को खबर देती है कि साहिब ड्रग्स का धंधा करते हैं और ड्रग स्मगलिंग भी करते हैं। ये खबर मीडिया पे आने के बाद साहिब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि मेरा ड्रग्स से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर मेरा ड्रग्स का धंधा होता तो मैं स्पेशल ड्रग्स टास्क फोर्स क्यों बनाता। ड्रग्स के साथ साथ साहिब पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम भी लगता है और साहिब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद जगदीश जी को दिखाया जाता है, जो साहिब के पुराने साथी तो थे लेकिन वफादार नहीं थे। वो पहले भी साहिब पे अटैक करवा चुके थे। वो साहिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद वीबा को फोन करता है और उसे कहता है कि साहिब को ऐसे नहीं हराया जा सकता। साहिब को हराना है तो उनकी बेटी पूर्णिमा पे अटैक करवाओ। पूर्णिमा ना रही तो साहिब भी हार जाएंगे। वीबा जगदीश की ये बात समझ जाती है और उसे कहती है कि पूर्णिमा को रास्ते से हटाना मेरा काम है। इसके बाद जगदीश वीबा को पूर्णिमा के कुछ फोटो दिखाता है और उनके प्लेन पे काम शुरू हो जाता है। फिर कहानी में आगे वही न्यूज़ चैनल दिखाया जाता है जिसका मालिक वीबा से मिला होता है, और उस न्यूज़ चैनल पे पूर्णिमा की बैंकॉक के क्लब वाली पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिनमें पूर्णिमा ड्रिंक कर रही होती है और नशे में नाच रही होती है। इस सब के बाद साहिब बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं और पूर्णिमा से मिलने जाते हैं जहाँ पार्टी के बाकी लोग भी आए होते हैं। वहाँ पूर्णिमा कहती है कि सब लोग घर जाएं, इस बार अटैक मुझ पे हुआ है और इसका जवाब भी मैं ही दूंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि पूर्णिमा उसी न्यूज चैनल में जाती है जहाँ उसे देख के सब खड़े हो जाते हैं। पूर्णिमा वहाँ टॉक शो में बैठती है और अपने ऊपर उठने वाले सवालात का मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि इन पिक्चर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपके चैनल की क्रेडिबिलिटी पे सवाल जरूर उठ गया है। मेरे लोग मुझे जानते हैं और मेरे कामों की वजह से मुझे वोट देते हैं। इसके बाद पूर्णिमा सीधी बीबा के पास जाती है और उसे कहती है कि चलें ये लड़ाई खत्म करके मिलके आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो पूर्णिमा की इस ऑफर को ठुकरा देती है। यहाँ सीन चेंज होता है और जगदीश जी को दिखाया जाता है जो एमएलए के एक ग्रुप को लेके एक रिजॉर्ट पे जाता है। जगदीश जी पहले ही वीबा से मिल चुके होते हैं। वहां जाके जगदीश जी इनको बताता है कि मेरे पास एक वीडियो प्रूफ है कि शहर में जो दंगे हुए थे वो साहिब ने करवाए थे, और एक एमएलए इस सब का गवाह भी है जो हमारे साथ है। इसके बाद वो वीडियो मीडिया पे लीक हो जाती है और वो एमएलए मीडिया पे जाके कहता है कि हाँ, दंगे साहिब ने करवाए थे और मैं इस सब का गवाह हूँ। इधर पूर्णिमा ये सब देखने के बाद साहिब के पास आती है और उन्हें कहती है कि मेरे सर की कसम खाएं, ये दंगे आपने नहीं करवाए। जिस पर साहिब पूर्णिमा के सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं और कहते हैं कि ये दंगे मैंने नहीं करवाए। साहिब यहाँ अपनी ही बेटी की सर की कसम खा के झूठ बोलते हैं, क्योंकि सीजन 2 में हमने देखा कि वो दंगे साहिब ने ही करवाए थे। लेकिन यह भी सच है कि साहिब को नहीं पता था कि अमित वहां जाएगा और इन दंगों में मर जाएगा, और ना साहिब अमित को मारना चाहते थे। साहिब तो अमित को गायकवाड़ फैमिली का सियासी फ्यूचर मानते थे। फिर कहानी में आगे दिखाया जाता है कि साहिब और पूर्णिमा मीडिया पे उस वीडियो के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं और साथ अनाउंस करते हैं कि हम दोनों गायकवाड़ अब एक साथ हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वसीम खान ड्रग्स टास्क फोर्स में से ही एक स्टाफ को गिरफ्तार करवाता है। इधर पूर्णिमा एमएलए से मिल रही होती है और उन्हें पार्टी में वापस लाने पे काम कर रही होती है। इधर जगदीश मिनिस्टर बनने के लिए दिल्ली की तरफ निकलता है और उधर साहिब उन्हीं एमएलए में से एक को सीएम बना लेते हैं। यूं वो सारे एमएलए पार्टी में वापस आ जाते हैं और जगदीश का प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद वसीम पूर्णिमा को एक जगह बुलाता है और वहाँ एक आदमी से मिलाता है जो पूर्णिमा को बताता है कि दंगों के मास्टरमाइंड साहिब ही थे। पूर्णिमा ऐसे लोगों से सख्त नफरत करती थी जो सियासी फायदे के लिए दंगे करवाते हैं और मासूम लोगों की जान लेते हैं। पूर्णिमा को अब साहिब से नफरत हो गई थी। यहाँ कहानी में आगे दिखाया जाता है कि साहिब और पूर्णिमा मंदिर में पूजा के लिए जा रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया होता है। इन्हें देख के साहिब और पूर्णिमा गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। इन लोगों में पूर्णिमा का एक दुश्मन अन्ना भी होता है जो पूर्णिमा को कत्ल करने आया होता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूर्णिमा को शूट करता वसीम खान वहां पहुंच जाता है और अन्ना को शूट कर देता है। इसके बाद साहिब पूर्णिमा को कहते हैं कि गाड़ी में बैठो, लेकिन वो बाहर ही खड़ी रहती है और कोई जवाब नहीं देती कि इतने में साहिब पे गोलियों की बौछार होती है और साहिब वहीं मर जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि साहिब पे अटैक खुद पूर्णिमा ने करवाया है और यही इस सीजन का सबसे इंटरेस्टिंग सीन है। और ये सीन क्यों इंटरेस्टिंग है ये आगे चल के आपको पता चलेगा। इसके बाद साहिब की ताज़ियत के लिए सब लोग पूर्णिमा के पास आते हैं। वहाँ वीबा भी आती है और पूर्णिमा को कहती है कि यकीन करो साहिब पे अटैक मैंने नहीं करवाया।
और पूर्णिमा उसे कहती है कि आप आज के बाद मेरे रास्ते में नहीं आएंगी, जिस पर वो जवाब देती है कि हम तो अपोजिशन वाले हैं, रास्ते में तो आएंगे। इसके बाद पूर्णिमा विभा को उसकी एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो साहिब को कत्ल करने का प्लान बना रही होती है। ये वीडियो देखने के बाद विभा शांत हो जाती है और वहां से चली जाती है। और आपको भी पता चल गया होगा कि पूर्णिमा का साहिब को कत्ल करवाना और फिर साहिब के कत्ल को कैश करवा के अपोजिशन को चुप करवाना और उन्हें डिफेंसिव मूड में ले जाना, ये सब पूर्णिमा की चाल थी। लेकिन यहाँ एक बात आपको क्लियर कर दूं कि पूर्णिमा ने साहिब को कत्ल करवाने का प्लान उस वक्त बनाया जब उसे पता चला कि दंगे साहिब ने करवाए थे। इसके बाद दिखाया जाता है कि जगदीश जी पूर्णिमा से मिलने आते हैं और पूर्णिमा उनसे पूछती है कि क्या दंगों का आपको भी पता था, जिस पर वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाते। पूर्णिमा उन्हें कहती है आपको भी पता था ना, और साथ ही उनसे पूछती है कि आप खुद सुसाइड करेंगे या मैं आपको खत्म करवाऊं। इसके बाद जगदीश जी घर जाते हैं और सुसाइड कर देते हैं। इधर पूर्णिमा साहिब की लाश को जलाती है और उसके बाद अपने हस्बैंड कौशिक से मिलने जाती है, जहां वो उसे अमित का फोन देती है और उसकी वीडियो दिखाती है, जिसे देख के वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ फिर सीन चेंज होता है और पूर्णिमा को दिखाया जाता है जो साहिब की अस्थियों को बहा रही होती है, और यहीं ये सीजन 3 खत्म हो जाता है।